नमस्कार और सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल इकोनॉमिक्स के ऊपर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत रेट फ्लक्चुएट करता रहता है और अभी तो नेगेटिव में चला गया है, ऐसा सुनने को न्यूज़ में आया। तो हम लोग इस पे विषय पे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसकी इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे इसका ट्रेड होता है और ये नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर कभी इतना महंगा और कभी इतना सस्ता कैसे हो जाता है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयल। तो इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयल कुछ डिफरेंट नहीं है कि ये क्रूड ऑयल के लिए कुछ अलग हो गया और अदर आइटम्स के लिए अलग है। सब कुछ ऑलमोस्ट डिपेंड करता है वही डिमांड और सप्लाई पे। तो जब डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम होगी, तो उसके रेट्स ज़्यादा होंगे और अकॉर्डिंगली अगर सप्लाई साइड ज़्यादा है और डिमांड कम है तो रेट्स उसके नीचे आ जाएंगे। तो सिंपल भाषा में इसी को आप इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम सिनारियो में देखें तो अभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बहुत सारी हैं, सारी कंट्रीज ऑयल दे रहे हैं डिमांड। और अभी ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक डिमांड ऑलमोस्ट ज़ीरो है या फिर कम, समझ बहुत कम है। तो इस वजह से इसके रेट्स नीचे आए हैं। तो इसमें इतना ही। आगे बढ़ते हुए हम जानने की कोशिश करते हैं ये ओपेक क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 13 कंट्रीज का एक एसोसिएशन है। इनका क्या काम है, ये डिमांड और सप्लाई के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं ताकि जो है तो एक रीजनेबल प्रॉफिट्स ये सारी कंट्रीज जो है तो कमा सकें। ये सारी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। इसमें रसिया और यूएसए जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ये नहीं है। तो ये कंट्रीज का एक इस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन का एक सबसे प्राइम जो ये है मैंडेट है वो यही है कि कभी सप्लाई हमारा इतना अधिक नहीं हो जाए कि हमारे रेट्स जो है तो वो कम हो जाए। डिमांड्स के अकॉर्डिंगली सप्लाई को मेंटेन रखना। तो एट प्रेजेंट जो है 13 कंट्रीज हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया है। इसका एक मेजर जो इसको लीड करता है। तो उस विषय में हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे। तो अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे तो हम इसकी स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे कि ओपेक का क्या इम्पोर्टेंट रोल है क्रूड ऑयल की डिमांड और सप्लाई में या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन में। तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं सेल एनर्जी रिवॉल्यूशन। सेल एनर्जी जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो यूएसए ने 10 से 14 के बीच में इसका एक इन्वेंशन किया है। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस में या फिर क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है। आप ऐसा समझेंगे क्योंकि एक वक्त था जब अमेरिका इंपोर्ट करता था अपने खुद के कंजम्पशंस के लिए क्रूड ऑयल, और 14 के बाद वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो चुका है। जिसकी वजह से सामंजस्य काफ़ी बिगड़ा है और बहुत हद तक जो है सो ग्लोबल टेंशन्स भी बढ़े हैं, जिसका कि असर हम लोगों को भी देखने को मिलता है। हर वक्त हम लोग इस पे माथापच्ची करते रहते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो ये सबका जड़ जो है ये सेल एनर्जी रेवोल्यूशन है। तो ये सेल एनर्जी क्या है? ये सेल एनर्जी है न्यू टेक्निक ऑफ ऑयल ड्रिलिंग। आप समझ सकते हैं ऑयल ड्रिलिंग में एक न्यू टेक्निक लेकर के आया था। मतलब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से सेल ऑयल का एक्सट्रैक्शन करने का एक नया टेक्नोलॉजी यूएस ने लेकर के आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि सेम एफर्ट में ज़्यादा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सका। इसमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। सेल एनर्जी एक छोटा सा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बहुत डेप्थ है। मैं बेसिकली आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रॉक से वो फ्रेगमेंट करके और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से ज़्यादा ऑयल को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल आ रहा है। और उस ऑयल को ये फर्दर यूज़ करते हैं अपने खुद के कंजम्पशंस के लिए भी। और फर्दर आगे देखें तो इसकी वजह से ये यूएस जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने की वजह से क्या हुआ है, अब जब उससे पहले सऊदी अरबिया और रशिया जो है सो इस मार्केट में लीड कर रहे थे, तो इनके साथ इनका एक दुश्मनी भी हुआ और वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है।
क्योंकि शेल एनर्जी आने के बाद अमेरिका ने क्या किया है, इनका मार्केट शेयर छीन लिया है। मतलब इनके कस्टमर्स को ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। हाई सल्फर ऑयल है बट फिर भी इनका जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में सप्लाई करते हैं। इसको लाइट ऑयल भी कहते हैं, शेल एनर्जी शेल ऑयल को, या फिर इसको लाइट ऑयल भी कहा जाता है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और इससे क्या क्या असर पड़ रहा है। बट शेल एनर्जी का एक बहुत मेजर असर रहा है। शेल एनर्जी को समझने की ज़रूरत है तो रॉक फ्रेगमेंट से पायरोलिसिस, हाइड्रोजनेशन और थर्मल डिसोल्यूशंस की वजह से ये तैयार किया जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ इधर। इस प्रोसेस से ऑर्गेनिक रॉक में जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इसको केरोजिन बोलते हैं। इसको सिंथेटिक ऑयल और गैस में कन्वर्ट किया जाता है। पायरोलिसिस, हाइड्रोजनेशन और थर्मल डिसोल्यूशंस, ये तीनों प्रोसेस करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं रॉक में, जिसको कि केरोजिन बोला जाता है, उसको सिंथेटिक ऑयल और गैस में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मैं स्पेसिफिक इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में आप इतना समझ लें कि सेल एनर्जी जो है तो वो अल्टरनेटिव ऑफ क्रूड ऑयल या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्रूड ऑयल बोल सकते हैं। और उसकी वजह से यूएस जो है तो अभी ग्लोबली सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है क्रूड ऑयल का। और ये एक सामंजस्य खराब किया, और इसकी वजह से जो ओपेक कंट्रीज हैं और साथ सऊदी अरबिया मोस्टली अगर आप कहें तो, और रसिया, इन दोनों का मार्केट शेयर छीना जा चुका है। तो हम सेल एनर्जी रेवोल्यूशंस की बात कर रहे थे। अभी यूएस से रसिया ऑयल कन्फ्लिक्ट और इसके क्या इम्पैक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी आपसे ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में। तो उस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं आपको ओपेक और नॉन ओपेक के बीच दिसंबर 2016 में एक अग्रीमेंट हुआ था। दिसंबर 2016 में एक अग्रीमेंट हुआ था ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज। नॉन ओपेक कंट्रीज मतलब लगभग 11 कंट्रीज थे। ओपेक में तो 13 कंट्रीज हैं। तो ओपेक प्लस नॉन ओपेक, इसमें लगभग 11 कंट्रीज, इसमें 13 कंट्रीज, मतलब दोनों 24 कंट्रीज का एक एसोसिएशन एक था, जिसमें कि अग्रीमेंट हुआ था। इस अग्रीमेंट में इन्होंने 1 बिलियन बैरल पर डे तक अपने प्रोडक्शन को कन्फाइंड करने का एक अग्रीमेंट किया था। जिससे क्या है कि मार्केट में क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस और डिमांड के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, सप्लाई और डिमांड के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तो फिर एक रीजनेबल प्रॉफिट सारे कंट्रीज को मिलता रहेगा। अदरवाइज अगर सारे कंट्रीज अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हमारा सप्लाई साइड बढ़ जाएगा और डिमांड ऑलमोस्ट कम रहेगा, तो प्राइसेस घट जाएंगे, तो एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे लोग। इसीलिए ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज के बीच एसोसिएशन हुआ था, जिसको नॉन ओपेक कंट्रीज के एसोसिएशन को लीड कर रहे थे रसिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि रसिया जो है तो किसी एसोसिएशन में हिस्सा लिया था। और ओपेक को तो आप जानते ही हैं, सऊदी अरबिया, सऊदी इसको लीड करता है। तो सऊदी और रसिया के बीच, इसको जो है तो सऊदी और रसिया के बीच का एक एसोसिएशन भी बोला गया था। और बाद में इस पूरे के पूरे जो है तो एग्रीमेंट को ओपेक प्लस का नाम दिया गया था, ओपेक प्लस। तो आप ये समझ लें कि ये ओपेक प्लस एक एग्रीमेंट हुआ था, और मोस्टली सऊदी और रसिया के बीच कहा जाए, लेकिन अल्टीमेटली 24 कंट्रीज थे जिन्होंने इस सहमति पे दस्तखत करे थे। और ओपेक प्लस जो एसोसिएशन था, वर्ल्ड का लगभग 55% क्रूड ऑयल सप्लाई के ऊपर में उसका अपना कब्जा था। तो ये एसोसिएशन काफ़ी दिनों तक चला और इन लोगों ने एक असामंजस्य बना के रखा भी था। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉफिट्स भी बनाए। बट ऐसा क्या हुआ जो यूएसए रसिया के बीच ऑयल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसकी वजह से जो है सो ये ओपेक प्लस अग्रीमेंट भी टूट गया। तो हम लोग अभी इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कोविड-19 आउटब्रेक के बाद जो सिचुएशंस बनी, तो चूंकि डिमांड तो कम हो गया, तो ओपेक ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने मीटिंग में डिसीजन लिया कि हम लोग अपने प्रोडक्शंस को 1.5 मिलियन बैरल जो है हमारा, उससे हम और कम करेंगे। बट रसिया ने इससे इनकार कर दिया। रसिया ने कहा कि हम जो है तो आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं, और इस वजह से ओपेक नॉन ओपेक का एक जो अग्रीमेंट था वो भी टूटा, और एक नेक्सस भी था इनके बीच का, वो ब्रेक हो गया।
तो रसिया ने ऐसा क्या किया और ऐसा क्यों किया, इसके बारे में समझने की जरूरत है। तो मैं बता दूं आपको कि रसिया जो है वो जब से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेल एनर्जी रेवोल्यूशन की बात करी थी कि शेल एनर्जी रेवोल्यूशन आने के बाद जब अमेरिका ग्लोबली क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के निकला, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो रसिया को ही हुआ था। और रसिया जो है अभी इस वक्त जो है तो इस मौके को वो एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है कि इस तरीके से वो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज जो अमेरिका में, सॉरी कंपनीज जो अमेरिका की है, उनको वो बैंकरप्ट करा सकता है और उनको गिरा सकता है, ऐसा वो मानता है। इस वजह से इसने जो है ओपेक कंट्रीज की जो अग्रीमेंट थी उसको ब्रेक किया और इन्होंने प्रोडक्शंस कम करने की बात करी थी, रसिया ने इसके अपोजिट प्रोडक्शंस को बढ़ा दिया अपना। आई मीन टू से जितना रसिया का अपना प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहा था उससे ज़्यादा कर दिया। अब आप समझिए कि जब हमारे पास पूरे ग्लोबली डिमांड ही नहीं है क्रूड ऑयल की, या इतना कम डिमांड है, उस सिचुएशन में इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा के क्या किया, इन्होंने जो रेट्स थे वो और भी नीचे गिरे, और वो इतने नीचे गिरे कि अभी आप देखेंगे तो ब्रेंट इंडेक्स हमारा लगभग $20 पे ट्रेंड कर रहा है, और जो यूएस का जो इंडेक्स है वो तो ऑलमोस्ट नीचे क्या नेगेटिव जा चुका, मतलब नेगेटिव में -$40 तक जा चुका है। तो इस पे ये अकेला केवल रसिया का इस वजह से नहीं हुआ है, और भी दूसरे रीजंस भी हैं, तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि ब्रेंट और WTI में WTI इंडेक्स नेगेटिव में क्यों चला गया। बट रसिया का एक ये वाला जो इम्पैक्ट है जो रसिया ने किया है वो भी एक बहुत मेजर कंसर्न वाली बात है, क्योंकि रसिया को पता है कि इस वक्त अगर वो अमेरिका को गिरा सकता है तो वही सही समय है उसका, क्योंकि अमेरिका की वजह से रसिया का भी काफी नुकसान हुआ है। तो इस अपॉर्चुनिटी को वो अपने लिए पॉजिटिव तौर पे देख रहा है। बट इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या हुई है, रसिया के लिए कि वो ओपेक प्लस जो मेंबरशिप इनका जो टूट गया, तो इससे सऊदी अरबिया के साथ भी इनकी दुश्मनी ऑलमोस्ट हुई है। एक फ्रंट पे वो एक साथ में दो फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है, एक रसिया से भी उसकी रसिया की एक तो अमेरिका से तो चल ही रही है लड़ाई, और साथ ही साथ ये सऊदी अरबिया से एक साथ भी अभी उसका मनमुटाव हो चुका है। तो अमेरिका के साथ इसकी लड़ाई नहीं तो नहीं है रसिया की, क्योंकि ये 1950 से चली आ रही है, वर्ल्ड वॉर के बाद से ही। बट 2014 के बाद से ये थोड़ी ज़्यादा गर्म हुई, क्योंकि इससे इनका इकोनॉमिक लॉस काफ़ी हुआ था रशिया का। तो हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे कि यूएस रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और यूएसए के एक्सपोर्ट की वजह से क्या क्या लॉस हुआ है। बट आप ये समझें कि ऐसा क्यों होगा कि रसिया अगर अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा देगी तो अमेरिका की कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाएगी। ये समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स ऑफ यूएस को समझना पड़ेगा कि यूएस में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो सारी की सारी प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं, और प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं मतलब ऑलमोस्ट वो बैंक से ही ऑपरेट हो रही हैं। अभी कुछ दिनों से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट नीचे और नेगेटिव में जा रहे हैं। तो नेगेटिव में जाने की वजह से क्या है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म में नेगेटिव प्राइसेस में वो ऑपरेट तो नहीं कर सकते जो यूएसएस की कंपनी है। तो रसिया अपने इस सिचुएशंस को, इस टाइम को वो एक अपॉर्चुनिटी में देख रहा है, और वो चाहता है कि ये जितना लंबा एक्सटेंड हो सके, जितने अधिक लंबे समय तक रसिया इसको लेके जाएगा, ताकि उसकी कंपनियों को जो है वो पहला तो पैसा, अफर्मेटिव पैसा भी नहीं मिल रहा है, और दूसरा साथ साथ ही क्या है कि उसके पास ऑयल को रखने की जगह भी नहीं है। तो कंपनी ऑलमोस्ट शटडाउन की पोजीशन में आएंगी, और गिर जाएंगी तो रसिया को अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर वो बाद में जो है तो ग्लोबल चेंजर के रूप में उभर के बाहर निकलेगा। अमेरिका उस वक्त तक तो क्रैश हो चुका होगा, ऐसा वो मानता है। बट अमेरिका भी कोई इतनी अनसुलझी हुई चीज़ तो है नहीं, उन्होंने भी अपने पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाए हैं, और वो प्राइवेट ऑर्गन जो भी इंटरप्राइजेस हैं उसको कुछ फाइनेंशियल एड देने की प्लानिंग कर रही है। ट्रंप ने भी रिसेंटली अनाउंस करा कि हम प्राइवेट इंटरप्राइजेस को कुछ फाइनेंशियली एड देंगे। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं रशिया के इस प्लान के ऊपर पानी फिर जाए, बट ये अभी आने वाले समय में दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार होता क्या है। इस वक्त तक में इतना समझ में आ रहा है कि रशिया दो फ्रंट में लड़ रहा है, और रसिया अभी भी ऐसा सोच रहा है कि वो ऐसा करेगा। बट रसिया के लिए भी बहुत इजी नहीं हो रहा है, क्योंकि रसिया की भी बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक्स है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल पे चलती है। खुद को नुकसान करके आप दूसरों को कब तक दूसरों को कब तक बुरा कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर आपकी खुद के भी नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस रसिया और यूएसए की जो
बीच का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका ज़्यादातर फायदा जो है वो सऊदी अरबिया उठाने का प्रयास कर रहा है। इस नेक्सस को समझने की जरूरत है। देखिए, यूएसए रशिया के बीच लड़ाई हो रही है, दोनों के बीच एक वॉर हो रहा है, और इसी बीच जो है सऊदी अरबिया ने जो अभी तक डिसाइड किया था कि हम जो है ओपेक कंट्रीज हम लोग अपने प्रोडक्शंस को 1.5 मिलियन बैरल से कम करेंगे, उन्होंने भी बढ़ा दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वाकई में अब ये दोनों कंट्री आपस में लड़के गिरे और हम बाहर निकल करके ग्लोबल चेंजर के रूप में बाहर निकले। तो अभी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा अभी, और इसकी वजह से हम लोगों को या फिर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री, इंडिया हो गया, चाइना, जापान को क्या बेनिफिट्स हो रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अभी आप ये जानें कि यूएसए रशिया के बीच जो है तो अभी कंफ्लिक्ट चल रहा है, और इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन हुए हैं। और भी कुछ कुछ रीजन हैं, नॉट ओनली यूएसए रशिया के बीच के कंफ्लिक्ट की वजह से प्राइसेस डाउन हुए हैं, और जो दूसरे रीजन है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसे डिफरेंट इंडेक्सेस है, ब्रेंट इंडेक्स है, WTI है, और फिर हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्री मार्केट के बारे में जानेंगे। तो अभी हम यूएस रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे। एक रशियन थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन मॉस्को, उसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर डाइमकिन, जिन्होंने कहा है रशिया हैज डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस ओपेक प्लस टू स्टॉप यूएस शेल प्रोडक्शन एंड पनिश द यूएस फॉर मेसिंग विथ नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में चर्चा की जाएगी। ऑफ कोर्स टू अपसेट सऊदी कुड बी अ रिस्की थिंग, बट रशिया स्ट्रेटेजी एट द मोमेंट फ्लेक्सिबल ज्योमेट्री ऑफ इंटरेस्ट। अर्थात अलेक्जेंडर डैंकिन ने इस बात को कबूल किया है, जो वहाँ के थिंक टैंक हैं रशियन गवर्नमेंट के, आप कह सकते हैं, कि ये ओपेक प्लस को सेक्रीफाइस किया है रशिया ने केवल इसके लिए ताकि अमेरिका को एक लेसन दिया जा सके, उसको सिखाया जा सके, क्योंकि अमेरिका ने कुछ सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन भी लगा रखे हैं यूएस के ऊपर, इस पे रशिया के ऊपर में। और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर भी यूएस का मेसिंग कर रहा है रशिया के साथ में, तो उसकी वजह से रशिया नाराज है, और यही रीजन है कि ये अभी जो है तो इनके बीच एक ऑयल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये वॉर ऑन टू फेसेस कह रहे हैं वो, उनका कहना है कि एक साथ दो जगह पे लड़ाई लड़ रहा है रशिया। एक तो वो सऊदी से लड़ रहा है क्योंकि उसने ओपेक प्लस की इसकी अग्रीमेंट तोड़ दी है, दूसरा रशिया से, अमेरिका से तो लड़ाई कर ही रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है हमने इस पर चर्चा कर लिया है कि इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, कौन सा ग्लोबल चेंजर बन के निकलेगा, और भी कुछ डिटेल्स हैं जो आप गूगल कर सकते हैं, कौन इसमें बिगेस्ट लूजर और कौन इसमें बिगेस्ट विनर बन के निकलेगा। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन ब्रेंट और WTI जो इंडेक्स है उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। जैसे ब्रेंट इंडेक्स क्या है? ब्रेंट इंडेक्स जो है यूके और नॉर्वे के बीच एक सी है, नॉर्थ सी बोलते हैं, वहाँ पे जो भी हमारा क्रूड ऑयल जो भी प्रोडक्शन होता है उसको ब्रेंट इंडेक्स से उसकी ये पैरामीटर्स को मेजर करी जाती है और उसका रेटिंग किया जाता है। सेम एज WTI जो है, सो WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये हमारा इसकी रेटिंग जो है ये टेक्सास में है, यूएस का है, और यूएस से जितने भी जो भी क्रूड ऑयल के मतलब प्रोडक्शंस होता है उसको इससे इसकी रेटिंग की जाती है। तो ब्रेंट जो है वो हमारा समुद्री क्रूड ऑयल बोल सकते हैं, और जो WTI है, जो WTI जिसको रेटिंग करता है वो हमारा लैंड से, मतलब कुओं से निकला हुआ ऑयल को ये लोग उसको रेटिंग करते हैं। अभी हमारा ब्रेंट जो है वो पॉजिटिव में ट्रेंड कर रहा है, वेराज WTI हमारा नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा है। यही बात हम कर रहे थे नेगेटिव ऑयल प्राइसेस की। तो नेगेटिव ऑयल प्राइसेस क्यों हुआ है और ऐसा क्या है? ब्रेंट अभी हमारा मैंने बताया $+20 पर बैरल ये ट्रेंड कर रहा है, वेराज WTI जो है वो कल तक तो बहुत नीचे था, अभी $-32 पर बैरल पे ये ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसा क्यों है कि WTI हमारा नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा है, ब्रेंट हमारा पॉजिटिव में ट्रेंड कर रहा है? इसको समझने की जरूरत है। जो सी से जो भी ऑयल हम क्रूड ऑयल जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है। इसकी वजह से क्या है कि और WTI जो हमारा जो यूएस में जो हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो यूएस में एक जगह है कुशिंग, एक शहर है जो ओक्लाहोमा में है। तो ये लैंडलॉक्ड है, शहरों से घिरा हुआ एक जगह है जहाँ पर कि वेल से जितना भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करके इस शहर में रखा जाता है। तो यहाँ पर स्टोरेज है इसका।
तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी टफ होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पहुँचाना भी काफ़ी टफ है, पाइपलाइन से यहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोरेजेस हैं। ओक्लाहोमा एक जगह है, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें कुशिंग एक शहर का नाम है जहाँ पर यूएस का ऑयल स्टोरेज एरिया है। मतलब मैक्सिमम जो कंपनीज हैं यूएस की, उसके मैक्सिमम्स के वहीं पर ऑयल स्टोरेज हैं, ऑलमोस्ट 85 to 90% के। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी टफ हो रहा है और वहाँ से सप्लाई भी बहुत कम हो रही है, जिस वजह से क्या है कि ये सारा का सारा ऑयल जो है इनका ओक्लाहोमा में, वहाँ पर ऑलमोस्ट जो उनका बीन्स है वो सारा भर चुका है। और स्थिति ये है कि इनके पास रखने को ऑयल नहीं है, जगह नहीं है, टैंकर्स नहीं है। तो ये अब जो है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनके बायर्स को कि आप हमारे यहाँ से ले जाइए। इवन ट्रांसपोर्टिंग के भी जो चार्जेस होंगे वो भी हम आपको देने को तैयार हैं, बट आप हमारे यहाँ से ऑयल को ले जाइए। तो ये सारा रीज़न भी है, एक मेजर रीज़न ये भी है कि इसकी वजह से इसके रेट्स घटे हैं। अभी मैं WTI के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार इसके रेट्स मतलब -32 -40 तक ये गया था। तो ये केवल इसी वजह से ऐसा है कि और भी कोई दूसरा रीजन है? तो नेगेटिव ऑयल प्राइसेस जो हैं, हम लोग -40 पर बैरल जो पढ़ रहे थे, तो ये क्या है? साथ ही साथ एक क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्रूड कैसे ट्रेड करता है मार्केट में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ब्रेंट और WTI तो हमें समझ लिया है। ब्रेंट मैंने बताया कि नॉर्वे और यूके के बीच जो नॉर्थ सी है वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है। और WTI आप समझ लीजिए एक हमारा एक ओमान इंडेक्स भी है जो गल्फ कंट्रीज का है। तो और भी ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। मेजोरिटी में जो मेजर जो ट्रेड करते हैं वो इस पे हम बता रहे हैं। ब्रेंट जो है हमारा सबसे ज़्यादा, ब्रेंट पे इवन इंडिया जो है, हम लोग जो भी खरीदते हैं क्रूड ऑयल से, वो ब्रेंट इंडेक्स के रेटिंग के हिसाब से परचेस करते हैं। तो क्रूड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्रूड जो हम लोग परचेस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्रूड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्रूड कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आप जो है ये समझें कि जब भी जितना भी क्रूड का हम लोग सेल या परचेस किया जाता है, पूरे इंटायर ग्लोबली आप बात करें, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि आज जो रेट है वो कल भी वही रेट रहेगा या परसों भी वही रेट रहेगा। इवन अभी तो हम लोग पेट्रोल पंप्स भी जाते हैं, हर दिन रेट उसके चेंज होते रहते हैं। तो क्या इस तरह से सेलर और बायर के बीच रिलेशंस बन सकता है क्या, कि आप जो है तो उस वक्त आइएगा ना, जो रेट रहेगा उसके हिसाब से ले लीजिए? ऐसा नहीं होता। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो है सो हमारा क्रूड ऑयल बिकता है मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनियां जो खरीदती हैं, जैसे इंडिया में आप बात करें तो रिलायंस खरीदती है, IOC खरीदती है। तो ये लोग क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खरीदते हैं। तो कैसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज अ नेम इंडिकेट्स कि हम इतने तारीख को या इस टाइम में आपसे इतना क्वांटिटी में ऑयल खरीदेंगे जिसका रेट इतना होना चाहिए। एक दाम पे सहमति बनती है जो कि मार्केट से कहीं हटके होता है, उसका मार्केट से कोई रिलेशन नहीं होता है, उसी को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक जो है सहमति बनती है। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या डायरेक्ट बायर टू सेलर के बीच में होता है क्या? नहीं होता, ये फ्री मार्केट में होता है। फ्री मार्केट जैसे शेयर ट्रेड, हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं सेम टू सेम, वैसे ये फ्री मार्केट में ट्रेड होता है। क्या होता है इसमें, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ये सेलर है और ये बायर है। इसके बीच में जो होते हैं वो होते हैं हमारे मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन होते हैं? वो आपके हमारे जैसे लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर लोग होते हैं, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं किसको? बायर को। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं मिडिल मैन और उसको बेचते हैं बायर को। तो ये जो तीनों, ये जो हमारा इस तीनों के बीच का रिलेशन है, इसी को बोलते हैं फ्री मार्केट। तो मिडिल मैन अगर सेलर से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर सेलर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बिकेगा, तो सेलर प्रोडक्शन कैसे करेगा? इट मीन्स आप समझिए कि सेलर को एक ऑर्डर दिया जाता है कि आपको इतना क्वांटिटी में हम जो है आपसे ऑयल खरीदेंगे, उसके हिसाब से जो सेलर होता है वो प्रोडक्शन करता है। अगर मिडिल मैन ने खरीदा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर सेलर तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, या फिर अगर सेलर ने प्रोडक्शन करके रखा हुआ है अपने पास, इन्वेंट्री में स्टॉक करके रखा हुआ, तो वो उसका सेल नहीं होगा। सिचुएशन यही है अभी सिचुएशन क्या है? मिडिल मैन यानी कि जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, उन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हमारे क्रूड ऑयल के डिमांड बढ़ेंगे क्या ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। तो इस वजह से क्या है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बिक रहे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बिक रहे तो सेलर्स के पास अथाह अमाउंट में जो है तो इनॉर्मस अमाउंट में हमारे पास, उनके पास जो है ये क्रूड ऑयल्स हैं, बट वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बिकेंगे? बायर खरीदेगा कैसे? बायर तो घर पे बिठा हुआ है, आपके और हमारे जैसे लोग तो घर पे बिठे हुए हैं, तो फिर कंपनियां क्यों खरीद करके अपने पास रखेंगी? आज इंडिया के पास जितना स्टोरेज कैपेसिटी है उतना हम लोगों ने क्रूड ऑयल खरीद के रख लिया है।
तो और क्रूड ऑयल हम कहाँ रखेंगे। तो स्थिति यही है कि डिमांड जो है सो वो ऑलमोस्ट गिर गई है। इसकी वजह से मिडिल मैन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद रहे हैं तो सेलर के पास जो है सो इतना अमाउंट में क्रूड ऑयल बचा हुआ है कि वो उसको बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये मजबूर हो गए हैं कि अपने जो भी हमारा ऑयल है उसको किसी तरह से बेचा जाए। इस वजह से जो है तो क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव चले गए हैं, -40 -32, अभी तो कुछ कम में शायद -24 या 25 पे ट्रेंड कर रहा है। तो उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के दाम इतने नीचे गिर चुके हैं। तो आप समझने की कोशिश करें कि ये क्या रिलेशंस है। मैंने आपको ब्रेंट WTI समझाया। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि क्या परमानेंट ये क्रूड ऑयल के दाम जो है तो वो WTI में उतने कम हो गए हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये केवल मई महीने के लिए है, मतलब अपकमिंग महीना मई के महीने में जो हमारा क्रूड ऑयल है वो -32 में ट्रेंड कर रहा है। बट जून में अभी वो पॉजिटिव में ही है। जैसे कि ब्रेंट अभी $20 पर बैरल में है, उसी तरह से जून में हमारा क्रूड WTI वो अभी भी पॉजिटिव में है, केवल मई के महीने में है। तो मई के महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका वो नेगेटिव में गया है। तो ये समझने की बात है। ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में ऐसा पूरा का पूरा जो है तो वो खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म में इनके पास जो है तो अब WTI गिरा ही रहेगा। तो ये केवल अभी 1 महीने की ये टेम्पोररी सिचुएशन ऐसी बनी है। तो हमने क्रूड कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, फ्री मार्केट की बात करी। अभी हम बात करने जा रहे हैं बिगेस्ट लूजर और विनर की बात करने जा रहे हैं। तो बिगेस्ट लूजर कौन होंगे अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये जो US रसिया और सऊदी अरबिया के बीच जो है ग्लोबल टेंशन चल रहा है उसकी वजह से जो है सो लूज कौन करने जा रहा है मार्केट। लूज वो करने जा रहे हैं जो वैसे कंट्रीज जो कि स्मॉल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिनका कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते और उनकी पूरी की पूरी इकॉनमी उसी पर रिलाई करती है। जैसे ईरान है, इराक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। बट अगर रेट्स गिर रहे हैं तो इनके भी तो रेट गिर रहे हैं। तो अब इनके जो कम प्रोड्यूस कर रहा है और इनके भी रेट गिर रहे हैं तो वो इस तरह के मार्केट में सर्वाइवल उनका काफ़ी मुश्किल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पूरी की पूरी इकॉनमी जो है तो इस पर रिलाई करती है, वो पूरी तरह से गिर चुकी है। तो ये बिगेस्ट लूजर में वैसे कंट्रीज आएंगे। मैंने फिर बता देता हूँ, ईरान है, इराक है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, मलेशिया है, कजाकिस्तान है, ऐसी कंट्रीज हैं। और विनर में कौन सी कंट्रीज आएंगे अगर आप समझे विनर्स में ऐसी कौन सी कंट्रीज आएंगे, तो विनर में वो कंट्रीज आ रहे हैं जो लोग की ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारी कंट्री मतलब इंडिया है, चाइना है, जापान है, ऐसी कंट्री जो कि ऑयल इंपोर्ट करती है। अभी तो कॉम्पिटिशन की वजह से हम लोगों को इतना स्टिफ कॉम्पिटिशन है, उसकी वजह से रेट्स कम है, तो हम लोगों को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो विनर में वैसी कंट्रीज, विनर में इंडिया और ऐसी कंट्रीज हैं जो लोग खरीदते हैं तेल। लूजर में वो कंट्रीज हैं जिनका प्रोडक्शन कम होता है। अब बीच में लड़ रहे हैं ये 3 बड़ी बड़ी कंट्रियां। तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये हम लोग देख लिया। लास्ट है इम्पैक्ट ऑन इंडिया। भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर आप ब्रॉडर अप्रोच में देखेंगे तो इस पर भारत पे क्या असर पड़ने वाला है और इसका आम जनजीवन पे, हमारे और आपके जैसे लोगों के ऊपर में क्या असर पड़ेगा, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे देखिए 2019 में $112 बिलियन हमारा खर्च हुआ था, $112 बिलियन खर्च हुआ था क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में उस वक्त के रेट के हिसाब से। परंतु एक एस्टिमेट कहता है कि अभी जो रेट्स चल रहे हैं, एक अगर अभी पिछले 6-7 महीने का एक एवरेज रेट लिया जाए तो जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम एस्टिमेट करें तो 2020 में हमारा जितना ऑयल का डिमांड है, जितना रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करने के लिए मात्र $64 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। लगभग $60 बिलियन का प्रॉफिट है। $60 बिलियन को अगर आप अभी के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ होता है। तो ये 4.5 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेनिफिट होने वाला है। नॉट ओनली द फॉरेक्स रिजर्व में बेनिफिट होने वाला है हमारा 4.5 लाख करोड़ रुपया। फॉरेक्स रिजर्व में नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर कि हम लोग अपने रुपीज़ को भी यूज़ करते हैं क्रूड ऑयल परचेस करने में। तो 4.5 लाख इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट एक फिगर है, लगभग 4.5 लाख करोड़ का बेनिफिट होने वाला है। तो क्या उससे आम आपके जैसे और हमारे जैसे लोगों को फायदा होगा क्या? तो एक सीधी लाइन में कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो ये एक अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है कि इसकी वजह से अगर उनको कुछ कम पैसे खर्च करके क्रूड ऑयल खरीदने पड़े तो जो पैसा उससे बचेगा वो रेवेन्यू जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी तक हमने क्रूड ऑयल्स की पूरी इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करी है जहाँ तक संभव हो पाया, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गूगल कर लें, ऐसे मिल जाएगा आपको सारा डिटेल्स।
ओपेक कंट्रीज के बारे में हमने जाना, 13 कंट्रीज होते हैं। फिर ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज का अलायंस के बारे में हमने जाना, जो कि 2016 दिसंबर 2016 में हुआ था। ये 24 कंट्रियों का अलायंस था। फिर बाद में हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि ओपेक नॉन ओपेक कंट्रीज के बीच का अलायंस ब्रेक हो गया। हमने थोड़ा बहुत सेल एनर्जी रिवॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करी कि पायरोलिसिस, हाइड्रोजनेशन और थर्मल रिजोल्यूशन की वजह से जो एक नया इन्वेंशन यूएस के थ्रू हुआ है, इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। यूएसए रसिया ऑयल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जाने का प्रयास किया। डिफरेंट इंडेक्सेस को जाने, नेगेटिव ऑयल प्राइसेस क्यों हो रहे हैं और उसके क्या इम्पैक्ट है वो जानने की कोशिश करी। क्रूड कॉन्ट्रैक्ट हमने जाना है कि किस तरह से क्रूड जो है तो मार्केट में ये ट्रेंड करता है, हम कैसे उसको ट्रेड करते हैं, कैसे खरीदते हैं, फ्री मार्केट क्या है। हम बिगेस्ट लूजर विनर और इम्पैक्ट ऑन इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।